हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल दो या सब्जेक्ट बोल दो या कुछ भी बोल दो, बिकॉज ये बहुत वास्ट होता है। बराबर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ना बहुत सारी चीजें हैं। आज इंडिया में जो भी हम लोग देख रहे हैं सिनारियो, जो भी लॉ बनते हैं, गवर्नमेंट जो भी करती है, ठीक है, इलेक्शन होता है, स्टेट अपने ऑपरेशंस एक्टिविटी करती है, बराबर। कहीं ना कहीं उनको ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना एक्चुअली बहुत डिटेल में बनाया गया है, बराबर। वो तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको समझेगा कि ये कितना डिटेल एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। और इसके अंदर जो आप प्रोविजंस देखोगे वो बहुत ज्यादा प्रोविजंस है, बराबर। और एक चीज स्टार्ट करने से पहले, कि हम जब कोई एक्ट पढ़ते हैं ना, तो एक्ट के अंदर है ना सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 3, 4, 5 सेक्शंस बोलते हैं हम लोग। बट व्हेन वी रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो सेक्शन। पहले तो यहाँ पे सेक्शंस नहीं होते, यहाँ पे बोलते हैं उसको आर्टिकल्स। तो आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 14, तो बोलना है आपको आर्टिकल्स। डोंट यूज वर्ड सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस नहीं होते। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रियम्बल। आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो ना, तो एक्ट के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि भाई ये एक्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये इस चीज के ऊपर है, ये इस चीज के लिए फोकस करता है, ये इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है, बराबर। मतलब जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ो, तो कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये डील करेगा कंपनीज से रिलेटेड, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, बराबर, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी, बराबर। तो आपको एक समझ गया कि हाँ भाई, कंपनी अगर मैं कोई स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है, बराबर। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंट्रोडक्शन डालना तो पड़ेगा ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज के ऊपर बात करता है। तो उसको बोला जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन, बराबर। तो इसका प्रियम्बल भी बहुत लंबा है, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी चीजों को डील करता है, बराबर। इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए ना, एक एक वर्ड का इन डिटेल एनालिसिस करके मीनिंग फाइंड आउट किया जाता है, कि अगर ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है देन व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो आप सोचोगे क्यों इतना इन डिटेल? बिकॉज देखो, अगर कोई वर्ड को मैं यूज कर रहा हूं कहीं पे भी, हो सकता है वो वर्ड एक से ज्यादा मीनिंग कैरी करता हो, बराबर। अगर समझो उसके दो मीनिंग है, मैंने एक मीनिंग लिया, ठीक है, दूसरा मैंने मीनिंग नहीं लिया, अडॉप्ट नहीं किया, छोड़ दिया। तो जो मीनिंग, जो वर्ड का मैं मीनिंग वो ले रहा हूँ, हो सकता है वो वर्ड के मीनिंग से मेरा जो एक्सप्रेशन है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो शायद रिप्रेजेंट ना हो। तो इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वर्डिंग्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे, कि ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ना, तो वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्यों यही वर्ड लिखा गया है, ठीक है। तो प्रियम्बल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, द प्रियम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट और एनैक्टमेंट। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टू पर्पसेस। दो चीजों के ऊपर ये डील करता है। It indicates the sources from which the Constitution of India came into existence, namely the people of India. The Constitution of India is broad, based on the consent and acquiescence of the people. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया है ना, ये फॉर द पीपल ऑफ इंडिया है, उनके बेटरमेंट के लिए बनाया गया है। उनको कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है, कि जो भी इंडिया की जनरल पब्लिक है, जो इंडियन सिटीजन्स है, ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं, उनको बेटरमेंट के लिए, उनके बेटर सर्वाइवल के लिए, उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनको क्या क्या बेनिफिट्स में मिलना चाहिए, इस चीज के ऊपर फोकस करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया है, ठीक है। एंड द प्रियम्बल थ्रोज लाइट on the aims and the object of the constitution. The declared object is to secure to all the citizens of India justice, liberty, equality and fraternity.
Just sorry, jurist late N.A. Palkiwala stated that justice, liberty, equality and fraternity are four pillars of the Constitution of India. कि जो भी इंडियन सिटीजन्स है, बराबर, उनके लिए चार चीज बनाई गई है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चार चीजों के ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खड़ा है। इसके लिए जो ज्यूरिस्ट थे, लेट N.A. पालकीवाला, जो बहुत वेल नोन नाम माना जाता है आज भी, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो चार वर्ड है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चार वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पिलर्स है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पिलर्स है। मतलब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर खड़ा है। अगर इसमें से एक भी स्ट्रक्चर मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। बराबर, ठीक है। तो ये बेसिक प्रियम्बल है। मतलब एक प्रियम्बल पढ़ के हमको इतना तो समझ रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक है। पब्लिक को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है, पब्लिक को सेंटर पॉइंट रख के उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब चीजों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले एक केस देखते हैं, केस 1, दैट इज गुडियर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये खाली लॉ है क्या? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज जस्ट द लॉ, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। क्या इसको खाली एक मैं लॉ ट्रीट करूं? सो आंसर इज कि इसको खाली लॉ नहीं बोल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेयरली लॉ बट द मशीनरी बाय विच ऑल लॉज आर मेड। ये खाली एक लॉ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बोल सकते हो कि ये एक मशीनरी है, एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारे लॉ बनते हैं। अभी आप देखो, आज जो भी इंडिया में लॉ एप्लीकेबल है, बराबर, आज जो भी इंडिया में लॉ एप्लीकेबल है, ये सारे के सारे लॉ जो है ना, ये एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं। कि पहले बिल ड्राफ्ट किया जाता है, फिर वो बिल पार्लियामेंट में बताया जाते हैं, फिर उसके ऊपर चेंजेस होगा तो चेंजेस करवाए जाते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के सामने पुटअप किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल देते हैं, फिर वो बिल के ऊपर साइन करेंगे, देन बिल्स टर्न्स इनटू एक्ट। ये एक प्रोसीजर है ना। अभी जो मैंने इतनी लंबी प्रोसीजर मैंने आपको बताई कि इस तरीके से बिल धीरे धीरे करके एक प्रोसेस से पास होके वो क्या बनता है, वो लॉ बनता है। तो वो जो लॉ बनेगा ना, उसकी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये कहाँ पे लिखी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी है। तो ये खाली लॉ मत समझो, लॉ बनाते भी है ना तो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही बनाते हैं। और ये एक चीज एस्टेब्लिश होती है यहाँ पे कि इंडिया में सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम अगर कोई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आप सोचो कि सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर होते हैं? नहीं। सुप्रीम प्रेसिडेंट है? नहीं। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। पार्लियामेंट है? नहीं। ये सबके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा काम किया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं कि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। बराबर। जनरली सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक जुडिशियल सिस्टम है, उनका तो काम है ये चीजों को प्रॉपर तरीके से देखना कि कोई भी इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कोई भी पर्सन ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट तो जनरली नहीं करेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर से हो जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट से हो जाए, हो सकता है पार्लियामेंट से हो जाए, हो सकता है कोई चीफ मिनिस्टर से हो जाए, हो सकता है कोई गवर्नर से हो जाए, किसी से भी हो सकता है ना वो तो ऐसी सब चीजें जब हो सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्टॉप करेगा। अगर मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया ना कि दिस पर्सन इज डूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लॉ क्या बोलता है? भाड़ में गया। लॉ ये सब चीज मैटर नहीं करती। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दिया ना तो खत्म, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम। लॉ इधर है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इधर है। इधर कोई भी लॉ रख लो, लेकिन उसके ऊपर हमेशा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा। तो इंडिया में कोई भी चीज, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स, कोई भी गाइडलाइंस
जो लॉ से रिलेटेड होती है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फेवर करने वाली होनी चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होनी चाहिए। बराबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था गुडियर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स। अब मैं जो बता रहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ वर्डिंग्स है, क्यों ये वर्ड लिखा गया, ये वर्ड का एग्जैक्ट मतलब आपको क्या लेना है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसका डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों, अगर ये वर्ड का मैंने कोई दूसरा मीनिंग अडॉप्ट किया देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। आप कुछ और समझ लोगे जबकि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग तो कुछ और होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग ना हो जाए, तो उसके लिए हर एक वर्ड को डिफाइन किया है। तो कौन से वर्ड्स है पहले उसका लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सोवर्जिन, देन डेमोक्रेटिक, देन सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, रिपब्लिक, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बराबर, इसमें भी देखो वो 4 पिलर्स वाले जो वर्ड थे ना, वो वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो आपको एग्जैक्ट हर एक वर्ड का मतलब क्या है, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग कि फ्रेटर्निटी, तो आपको नहीं समझेगा फ्रेटर्निटी क्या होता है, या आपके लिए फ्रेटर्निटी एक नैरो सेंस में आप उसका मीनिंग निकालते रहोगे कि फ्रेटर्निटी मतलब यही। बराबर, लेकिन जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको बहुत ब्रॉड सेंस में ले सकता है। अगर मैं बोलता हूँ सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट का मतलब तो हर एक ऑथर अलग अलग मीनिंग निकालता है। किसी के हिसाब से सोशलिस्ट अलग है, कोई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से सोशलिस्ट ये होता है, कोई बोलेगा नहीं तुम दोनों गलत हो, मेरे हिसाब से सोशलिस्ट का परफेक्ट डेफिनेशन ये है। तो ये तो एक्चुअल में आर्गुमेंट हुई है कि सोशलिस्ट का हर एक पर्सन अलग अलग मीनिंग निकालता है। तो बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन कर दे कि भाई सोशलिस्ट का मतलब क्या लेना है तुमको। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिफाइन कर देगा तो झगड़ा खत्म। तुम अपना दिमाग चलाओ ही मत, क्यों मत चलाओ, क्योंकि तुम चलाओगे कुछ अलग चलाओगे। इससे अच्छा हम मीनिंग जो बता रहे बेस्ट वो मीनिंग ही आप अडॉप्ट कर लो। बराबर, तो हर एक वर्ड को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टोटल 9 वर्ड्स है, क्योंकि ये समझ गया ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझना इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सारे वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोवर्जिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्जिन? सो देखो, a state is a sovereign when there resides within itself a supreme and absolute power acknowledging no superior। ठीक है, आगे लिखा है India is a sovereign country because the constitution does not recognize the supremacy of any other country over India। The effect of this sovereign is that the state has the power to legislate on any subject in conformity with the provisions of the constitution। मतलब क्या होता है इसका? देखो, इंडिया जब ब्रिटिश के कंट्रोल में था तो तब तक क्या था, ब्रिटिश रूल करता था इंडिया को। इंडिया जो भी करता था खुद नहीं करता था एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वाज कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता था कि इंडिया है ना, वहां पे वो सोवर्जिन कंट्री नहीं था। क्यों सोवर्जिन कंट्री नहीं था? मतलब उसके ऊपर एक कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी थी। बराबर, मतलब पहले के टाइम पे ऐसा था, जब एकदम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तब ऐसा था कि इंडिया इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही होगा, इंडिया अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। बराबर, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी देखो क्या लिखा है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द सुपरमेसी ऑफ एनी अदर कंट्री ओवर इंडिया। मतलब आज ये क्लियर कट लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इंडिया को जो करना है वो कर सकता है। इंडिया को जो डिसीजंस लेने हैं, जो पॉलिसीज बनानी है, जो एक्टिविटी करनी है, वो बिंदास वो कर सकता है, बिकॉज वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज वो इंडिपेंडेंट है। पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो इंडिया को जो करना था अपने हिसाब से नहीं करना कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल करता था हमको, तो तब वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम इंडिपेंडेंट है, हमको जो करना है हम कर सकते हैं।
मतलब इंडिया जो भी डिसीजंस लेना चाहे, जो भी एक्टिविटी करना चाहे, बिंदास कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रख के करना है, क्या? सब्जेक्ट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी करोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से करोगे। तुमको सुपीरियर बना दिया, तुमको ऐसा बोला कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको जो करना है करो, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम किसी को आंसरेबल नहीं हो, इट डजंट मीन तुम डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव करना चालू कर दोगे, तुम ऐसे सब लॉज बनाना चालू कर दोगे, ऐसे सब प्रोविजंस बनाना चालू कर दोगे जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक है। तो तुम्हारे वो जो भी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है जो अगेंस्ट पब्लिक है, वो तो चलेगी नहीं, बराबर। तो इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, whatever decisions you want to take you can definitely take, but in conformity with the constitution of India लेना है। this is the basic meaning of sovereign। तो sovereign को अगर मैं एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दूं तो sovereign का मतलब कि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, जो भी इंडिया करेगा अपने हिसाब से करेगा विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, ये आज हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। हम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना उसके बाद ये बोल सकते हैं हम, इसके पहले सोवरेजन वर्ड नहीं होता था यूज। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले थे, और अगर यूज कर भी लेता था मैं ये वर्ड तो उधर मैं ये मेंशन करता था कि कंट्रोलिंग अथॉरिटीज दिस, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ब्रिटिशर्स, ऐसा लिखना पड़ता था उधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। ओके, अभी इसमें भी है ना टाइप्स ऑफ सोवरेजन है। तो टाइप्स ऑफ सोवरेजन में आप देखोगे ना तो पहला आता है एक्सटर्नल सोवरेजन। एक्सटर्नल सोवरेजन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मींस, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग, आउटसाइड इंडिया के लोग। सो देखो, एक्सटर्नल मींस व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द अदर स्टेट्स। India ceased to be a dependency of the British Empire by passing of the Indian Independence Act in 1947. India's membership in the UN and WHO doesn't affect the sovereignty of India. एक्सटर्नल मतलब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी हमको कंट्रोल नहीं करता है। आज इंडिया में हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल अथॉरिटी हमको कंट्रोल नहीं करता है। क्यों हमको कंट्रोल नहीं करता है? बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हमको कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रहा है। पहले इंडिपेंडेंस के पहले हमको एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही थी, बराबर, लेकिन आज नहीं कर रहा है। हाँ, अभी जैसे इंडिया देखो बहुत सारी जगह पे मेंबर है, इंडिया यूएन में मेंबर है, इंडिया डब्ल्यूएचओ में मेंबर है, ठीक है, इंडिया सार्क में मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स में मेंबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूएन आपको कंट्रोल कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है डब्ल्यूएचओ आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो क्या करता है? डब्ल्यूएचओ क्या करता है? डब्ल्यूएचओ सब मेंबर्स बनाते हैं, कंट्रीज वहां पे मेंबर बनती है, और फिर वो लोग डायरेक्शंस देते हैं कि अगर ये डिजीज है तो इसको इस तरीके से ट्रीट करो। अभी जैसे कोविड के केस में इन्होंने बहुत सारी चीजें बाहर निकाली, डब्ल्यूएचओ ने बोला ऐसा करो टू फाइट अगेंस्ट कोविड, ये करो टू फाइट अगेंस्ट कोविड। तो वो एक गाइडलाइंस इश्यू करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है जो कोविड के ऊपर रिसर्च करके बता सकते हैं कि इससे कैसे बचाया जा सकता है। जैसे आज हमको कैसे पता चला सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आज हमको ये कैसे पता चला कि मास्क पहनना है, आज ये कैसे पता चला कि सैनिटाइज करना है। तो ये सब इस चीज से ही पता चल रहा है ना, बराबर। तो डब्ल्यूएचओ के कंट्रोल में नहीं है हम, डब्ल्यूएचओ के मेंबर है। कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल होना किसी के थ्रू और किसी के साथ मेंबरशिप जाना, बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, और इंटरनल की मैं बात करूं तो इंटरनल में आता है इट रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पीपल, दैट इज इट्स सिटीजंस। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, although there is a division of the power between the union and the states, this is so only nominal manner, nominal only in nominal manner। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल में ऐसा होता है कि आप जो स्टेट में रहते हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करे, ठीक है, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो तो बेसिक है। आज जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो रूलिंग कर रहा है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग जो भी बोलेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा।
तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट है ना, अरे इंडिपेंडेंट है ठीक है, लेकिन कोई कंट्री चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट तो चाहिए ना, बराबर। तो वो गवर्नमेंट बनाई। अब इंडिया में कैसा है, फेडरल और यूनिटरी चलती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो वो चलेगा, दैट्स नॉमिनल थिंग। अपनी ही कंट्री के लोग रूलिंग कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक, दैट इज परफेक्ट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी करेगा तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है टाइप्स ऑफ सोवरेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेसी डिनोट्स अ गवर्नमेंट इन विच द मास ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर, बराबर। अभी इसमें देखो, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन इन विच द होल बॉडी ऑफ द पीपल कैन डायरेक्टली एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। कोई इलेक्शन इलेक्शन नहीं, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल हाथ में ले लेने का और रूलिंग कर लेने का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब तुम्हारी पब्लिक वोट करेगी, वोट में जो हाईएस्ट वोटिंग जिसको मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो गवर्नमेंट में आएगा और वो गवर्नमेंट को चलाएगा। मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव कौन डिसाइड कर रहा है, जनरल पब्लिक डिसाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बराबर। अभी इंडिया की मैं अगर बात करूं तो इंडिया में क्या चलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है, दैट इज the form of democracy adopted in India is indirect democracy. It aims at representative democracy. हम इलेक्शन करवा के, ठीक है, प्रॉपर कंडक्ट करवाया जाता है, वोटिंग वोटिंग होगा, फिर सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी पार्टी जीतेगी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आएगी और वो ही इंडिया को रूल कर सकती है, बराबर। तो अपने यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बनाया गया था वो है, ये उसका फ्रंट पेज है, बराबर। इसमें आप देखोगे ना प्रॉपर तरीके से, तो इसमें देखो कुछ वर्ड है, जैसे जस्टिस है, रिपब्लिक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्डिंग्स को यूज किया गया है, बराबर। काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थे, उसको अमेंड करके नए नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसे सोशलिस्ट एक वर्ड है, ये सोशलिस्ट वर्ड है ना, आपको देखो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सोशलिस्ट। तो आप सोचोगे ये सोशलिस्ट वर्ड तो कहीं है ही नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इसको आया कहां से, ये ऐड कैसे हो गया। तो इसको कैसे ऐड किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट्स लेके आए और वो अमेंडमेंट के थ्रू ये पर्टिकुलर वर्ड को ऐड किया गया है। तो इससे काफी सारे वर्डिंग्स है, वो भी हम देखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट्स आए, उसमें कौन से वर्डिंग्स को ऐड किया गया, वो वर्ड ऐड करने का इंटेंशन क्या था, वो वर्ड का क्या मीनिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।